ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी मेटल पे जब हम लाइट फॉल कराते थे और लाइट कुछ सर्टन कंडीशंस मेट करे, लाइट कुछ सर्टन कंडीशंस को फॉलो कर रही हो, कुछ चीजें उसमें हो, तो ऐसा होता है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और वो जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको अपन है ना फिर इस तरह का अरेंजमेंट क्रिएट कराते हैं जिसे फोटो सेल बोलते हैं। इस अरेंजमेंट में हमें करंट दिखने लगता है। इस अरेंजमेंट में यहाँ पर एक कैथोड मटेरियल था, एक कोई मेटल थी जिसमें हमने लाइट फॉल कराई थी। ये जो यहाँ पे आके फॉल हो रही है दिस इज लाइट, यहाँ जो आके फॉल हो रही है दिस इज लाइट। ठीक है, तो लाइट जो यहाँ पे आके फॉल हो रही है वो इस मेटल पे जैसे फॉल करती है तो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हो सकता है एनर्जी मिल जाए बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट इस स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, अपन ने ऐसा बात करी थी लास्ट क्लास में। तो जो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स की फोटोन यहाँ पे गिरे, ये फोटॉन्स अब्सॉर्ब करके मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकले, हमने उस एनोड पर हायर पोटेंशियल लगाया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां तक एक्सेलरेट हो गए। इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दैट साइड। उस साइड इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पुल हो जाते हैं और पुल होकर इस एनोड पे आ जाते हैं। एक बार एनोड पे पहुंचेंगे तो फिर वो इस सर्किट के थ्रू वापस कैथोड तक पहुंच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हमें ऐसा एक फ्लो दिखने लगता है पूरे डिवाइस में जिससे हमें उल्टा डायरेक्शन में करंट दिखता है जिसे हम फोटो करंट बोलते हैं। तो ये हमने फोटो सेल के बारे में चीजें समझी थी। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे जो करंट आता है फोटो करंट, उसका और पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है। हमने देखा था कि जब जीरो पोटेंशियल हो तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जीरो पोटेंशियल होगा तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को कैच कर ले, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को कैच कर ले। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकल रहे हैं उनमें कुछ एनर्जी होती है, दे पॉजेस सम एनर्जी। ड्यू टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉन्स में रीच अप टू द एनोड, कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें जीरो पोटेंशियल पे भी करंट दिखता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे वो रैंडम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, है ना। उनकी स्पीड की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि उनमें आपस में रिपल्शन होगा, तो वो हो सकता है कि किसी डायरेक्शन अलग हो जाए उनकी मोशन की। शुरू में तो कैथोड से परपेंडिकुलर निकलते हैं लेकिन बाद में उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सेकेंड चीज, जैसे जैसे इस कैथोड से दूर जाएंगे तो कैथोड में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, कैथोड से दूर जा रहे इलेक्ट्रॉन तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि कैथोड उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो स्पीड कम होते होते वो वहां हो सकता है नहीं पहुंच पा रहे। हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच नहीं पा रहे थे वो भी पहुंचने लगेंगे एनोड पर, वो भी पहुंचने लगेंगे, इसलिए करंट बढ़ता है। थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट बढ़ते जाता है। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा हो जाता है। करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसा हो जाता है। कांस्टेंट क्यों हो जाता है करंट? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे कैथोड तक वो सबके सब एनोड पहुंच गए। जितने इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे थे वो सबके सब एनोड पहुंच गए। तो कैथोड से जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो सब यहाँ पहुंच गए। अब और तो आ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, इसलिए करंट और नहीं बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट बढ़ता नहीं, फिर करंट कांस्टेंट जैसा हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ये जो कांस्टेंट करंट आता है इसे अपन सैचुरेशन करंट बोलते हैं, ये भी लिखा था अपने पास। ठीक है, चलिए। क्या इस ग्राफ में अभी और कुछ समस्या? तो पूरा अपन ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, शॉर्ट में अपन ने रिकैप करा। कोई इसमें डाउट? यहाँ जितनी भी चीजें देखी इसमें कोई भी डाउट? नो डाउट, ओके वेरी गुड। अब हम अगर बैटरी रिवर्स कर दे, बैटरी को यहाँ पे उल्टा कनेक्ट कर दूं, इसको रिवर्स कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? इस बैटरी को अगर मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे अब एक्चुअली इस तरह फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं बैटरी रिवर्स कर दूं तो मैं बी को अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाने लगूं तो करंट उल्टा कम होने लगता है, और कम होते होते एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके जीरो ही हो जाता है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जीरो हो जाता है। धीरे धीरे मैं पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाते जाऊं तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट जीरो ही हो गया। जीरो हो रहा है करंट, इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे उनमें से एक भी यहाँ एनोड नहीं पहुंच पा रहा है, एनोड नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए एनोड से फिर इलेक्ट्रॉन का ऐसा फ्लो नहीं हुआ, इसलिए हमें ऐसा करंट नहीं दिख रहा है। तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करें
नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज करे एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल करंट इन दिस ट्यूब सीजेस, करंट खत्म हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसपे करंट खत्म हो गया, पोटेंशियल नेगेटिव है तो माइनस बोलेंगे, उसको अपन बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको हम बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, इसको हम बोल देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक तो सिलेक्शन होता नहीं है, एकदम गुस्सा दिला रहे हो यार, सही में आप सब क्या बोले आप। अपन पढ़ते, बाकी जो बच्चे उनका तो नुकसान नहीं करे। तो वीक स्टॉप का मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या है। जब हम बैटरी को रिवर्स कनेक्ट कर देंगे, जब बैटरी यहाँ पे उल्टी लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब मैं धीरे धीरे पोटेंशियल अगर यहाँ पे इंक्रीज करूँ बैटरी का, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो एक्चुअली अब रिपेल हो रहे हैं, और उनपे यहाँ से वहां जाते वक्त जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कोई चार्ज मूव करे तो उसके एनर्जी में क्यू वी का चेंज आ सकता है। यहां से यहां तक जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसकी एनर्जी में जो डिक्रीमेंट आएगा उसको अपन ई वी लिख सकते हैं, ई इंटू वी, ई इंटू वी लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ बैटरी का पोटेंशियल जब रिवर्स करा तो इलेक्ट्रॉन वहां जाते थे, इनकी एनर्जी कम हो रही है, ड्रॉप हो रही है ईवी से। जिसकी मैक्सिमम एनर्जी थी यहाँ पर, वो भी जब यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, उसकी भी एनर्जी वहां पहुंचते पहुंचते पूरी खत्म हो गई, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना एनोड पे जीरो दिखेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, और हमें इलेक्ट्रॉन सी करंट जो होगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल कहलाता है वी स्टॉप। वी स्टॉप इज द नेगेटिव पोटेंशियल, वी स्टॉप इज द नेगेटिव पोटेंशियल जो इस ट्यूब में हम लगाते हैं, इस बैटरी को उल्टा करके लगाते हैं, जिससे फोटो करंट जीरो हो जाए। इज दिस क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ भी अगर दिक्कत है इसमें बताइए। चलो, तो व्हाट इज वी, हाँ बोलिए। कोई डाउट नहीं, अच्छा वेरी गुड। तो वी स्टॉप इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन द फोटो सेल इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में लगाने वाला वो पोटेंशियल है जिससे एक भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो लाइट फॉल करने से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो एक भी नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर। मतलब यहां तक पहुंचते पहुंचते उन सबकी एनर्जी भी खत्म हो जाती है, जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं पहुंच पाता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाता है वी स्टॉप। ठीक है, चलिए, आई होप कि अब ये क्लियर है आपको। तो ये अपन ने एक और पॉइंट देख लिया, ऑब्जर्वेशन देखा हमने कि फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ वगैरह क्या आता है। अब इस पॉइंट में हमने काफी चीजें समझी है। यहाँ पर आपको ये मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होती, ये हमें चीज समझ में आई है। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल रहे थे सबकी एनर्जी सेम नहीं थी। अगर सेम होती तो मुझे जीरो पोटेंशियल, और मुझे ये पोटेंशियल के साथ वेरिएशन नहीं दिखता, सब एक जैसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते तो सब एक साथ पहुंच जाते थे, है ना। तो ये ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं दिखता ग्राफ में, अगर सारे इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के निकल रहे तो एक चीज तो एक क्लियर हो गई हमें कि यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दिस आर नॉट ऑफ सेम एनर्जी। अब इनकी एनर्जीज क्या होती है ये सोचते हैं अपन। ये इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी को लेके बाहर आए थे, ये इलेक्ट्रॉन जब लाइट फॉल करी थी तो लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके फिर बाहर आए थे। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी हमने फोटॉन्स के एनर्जी के फॉर्म में दिए। तो आइंस्टाइन ने बोला कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हमने इलेक्ट्रॉन को दी है, इसमें से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो उन्हें बाहर निकलने के लिए खर्च करना ही पड़ेगी। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी तो वो मेटल सरफेस से बाहर आने में ही उनकी खत्म हो जाएगी। जो बची हुई एनर्जी है, इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस मैक्सिमम एनर्जी को लेके बाहर आ सकता है, आइंस्टाइन ने बताया दैट एनर्जी शुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। जिस मैक्सिमम एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है दैट एनर्जी शुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन यही एनर्जी लेके आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस के बहुत डेप्थ से आ रहे हैं, मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो इलेक्ट्रॉन बहुत डेप्थ से आ रहा है, इसने फोटोन अब्सॉर्ब करा, ये इलेक्ट्रॉन आते आते ऐसा नहीं कि सीधे सीधे बाहर जाएगा, बीच में कई रैंडम मोशन करते हुए आ सकता है, बीच में किसी दूसरे आयन से, दूसरे एटम से भी टकरा कर आ सकता है।
तो ये बीच में कई सारे कोलिजन कर सकता है। ड्यू टू दिस कोलिजन हो सकता है कि इसकी एनर्जी कम भी हो जाए, ड्यू टू कोलिजन इसकी एनर्जी कम भी हो सकती है। तो एनर्जी कम हो सकती है, इसलिए जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो तो ये है, लेकिन अगर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो 0 से लेके मैक्सिमम की रेंज में होगी, 0 से लेके मैक्सिमम की रेंज में होगी। क्या है, समझ में आ रहा है? 0 से लेके एक मैक्सिमम की रेंज में होगी। यस सर। जितने इलेक्ट्रॉन से जो बाहर आ रहे हैं वो मेटल के अंदर हो सकता है कि कोलाइड करके आ रहे हो सकता है कि दूसरे किसी एटम से कोलिजन हुआ हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन हुआ हो, तो इस कोलिजन प्रोसेस में कुछ एनर्जी कम भी हो सकती है उनकी। दैट्स व्हाई जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी 0 से लेके इस मैक्सिमम के बीच में हो सकती है। क्या ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये जो आइंस्टाइन ने ये चीज समझाई, इसके बेसिस पे अपन ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जीरो पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो अलग अलग एनर्जीज के हैं। ये हमें जो इक्वेशन है ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। तो दिस ग्राफ इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और आइंस्टाइन की इस इक्वेशन से हमें ये भी पता चल रहा है कि किस मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस ग्राफ में एक चीज और देखी थी कि वी स्टॉप पोटेंशियल लगा दे तो एक भी इलेक्ट्रॉन यहां का वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन यहां निकला था उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी पॉसिबल थी, मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी एनर्जी वहां जाते जाते जीरो हो गई है। मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी पूरी लूज कर रहा है जब तक यहां पहुंच रहा है, वो ऑलमोस्ट की एनर्जी जीरो हो गई है और यहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। वी स्टॉप पोटेंशियल पर मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैक्सिमम एनर्जी कैन बी रिलेटेड विद वी स्टॉप, maximum energy can be related with V stop. EV stop, this is the energy lost by electron when it is moving from cathode to anode when potential is negative. जब नेगेटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां डीएक्सेलेट हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो वी स्टॉप पोटेंशियल पे इतनी एनर्जी लूज होगी और ये एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी के बराबर है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी वाला भी अपनी एनर्जी पूरी लूज कर रहा है। तो दिस शुड बी इक्वल टू के ई मैक्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनमें जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी अपनी एनर्जी यहाँ पहुंचते पहुंचते पूरी लूज कर रहा है, तो एट वी स्टॉप मैक्सिमम एनर्जी भी अपनी पूरी यहाँ लूज हो जाती है, इसलिए ई वी स्टॉप शुड बी के मैक्स। क्या ये समझ में आया? ई वी स्टॉप शुड बी इक्वल टू के मैक्स। एनर्जी लॉस इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो के मैक्स थी और वहां पहुंचते पहुंचते जीरो हो रही है, तो एनर्जी लॉस कितनी हुई? के मैक्स। एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? ई इंटू वी, सो ई इंटू वी शुड बी के मैक्स। जब अपन ने वी स्टॉप पोटेंशियल लगाया तो ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये? ईवी क्या होता है? देखिए, वी पोटेंशियल डिफरेंस से कोई चार्ज क्यू मूव करे तो उसका एनर्जी में चेंज क्यू इंटू वी होता है। क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी इज द एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। अब यहाँ पर ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने चार्ज के बदले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये अपन ने एनर्जी का डिक्रीमेंट लिखा है। ठीक है, तो ये ईवी कहां से आया? वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से आया। इज इट क्लियर? नारायण को क्लियर, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते। सो ईवी स्टॉप शुड इक्वल टू के मैक्स। तो हम देखो के मैक्स तो आइंस्टाइन ने हमें बताया था, आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन बताई थी के मैक्स क्या होना चाहिए, वो मैं रख दूं अगर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आर, ये हो जाना चाहिए ईवी स्टॉप की इक्वेशन। अब अगर हम एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू लिख दे, एच न्यू लिख दे, तो ईवी स्टॉप हो जाएगा एच न्यू माइनस 5, या ई से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर अपॉन में ई आ जाएगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है इस इक्वेशन से कि वी स्टॉप जो होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी इक्वेशन रख रहा है। वी स्टॉप फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर इक्वेशन है, वी स्टॉप और फ्रीक्वेंसी की लीनियर इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप देखो इसको अगर y जैसा ले लूं तो y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, सी नेगेटिव है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद सम पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। असल में ये ग्राफ हमने पहले प्रैक्टिकली निकाल लिया था। हमने क्या करा, ये जो हमारा जो ग्राफ आया था ना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, इसमें हमने
अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई, यहाँ पे जो लाइट फॉल करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बदली और वी स्टॉप क्या आ रहा है वो चेक करा क्या आ रहा है। तो वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने जब बना के देखा तो हमें लीनियर ग्राफ मिला। जब हमने प्रैक्टिकल करके फ्रीक्वेंसी वर्सेस वी स्टॉप को प्लॉट करा तो हमें ग्राफ मिला लीनियर, कुछ ऐसा ग्राफ मिला ये। ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे तो हमें लाइट ही नहीं बाहर आते, फोटोन ही बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर आते नहीं दिखेंगे, फोटो करंट ही नहीं दिखेगा। तो ये ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आगे ही प्लॉट करेंगे अपन, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। तो थ्रेशोल्ड के आगे आगे से प्लॉट करा तो ग्राफ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसा दिखा मुझे। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हम समझा नहीं पा रहे थे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल ये वी स्टॉप जो है इसका कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। लेकिन आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी के साथ वी स्टॉप का रिलेशन लीनियर क्यों है। आइंस्टाइन ने भी इक्वेशन दे दी इसकी हमको। ये बात समझ में आ रही है आपको? इस ग्राफ से ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसका भी ग्राफ बना होगा तो ऐसे ही दिखेगा, है ना। और यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है ये इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस -φ/e, तो आपको ये भी पता चल गया कि ये जो लाइन है इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो कहाँ पे कट करेगी, ये कट करेगी φ/e पे, φ/e पे कट करेगी। हमें स्लोप भी दिख रहा है, स्लोप आएगा h/e। यहाँ पर अगर मैं एंगल थीटा बोलूं तो tan थीटा होना चाहिए था h/e, tan थीटा होना चाहिए था h/e। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने हमें जो प्रैक्टिकल ग्राफ होता है उसकी हमें इक्वेशन बना दी थ्योरेटिकली। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन ने एक तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया था हमको अच्छे से, जो हम वेव थ्योरी से समझ ही नहीं पा रहे थे। आइंस्टाइन ने अपनी नई फोटोन थ्योरी से समझा दिया, इसलिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। इस थ्योरी को एक्सप्लेन, इस थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल मिला था। चलिए, तो एक बार आप सब चीज देख लीजिए, जो भी अपन ने चीजें पढ़ी है, कहीं पर कुछ भी आपको डाउट है क्या? ये जो इक्वेशन है इसे कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक बार अच्छे से सारी चीज समझ लीजिए, कहीं कुछ भी डाउट है क्या इसमें देख लीजिए, पूछ लीजिए। चलिए, डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये बताओ, मैंने कैथोड की जो मेटल है, मैंने अलग अलग मेटल के कैथोड ले लिए। मैंने एक बार सिल्वर मटेरियल लगा दिया, एक बार सीजियम लगा दिया, एक बार गोल्ड लगा दिया, ऐसे दो चार अलग अलग टाइप के मेटल ले लिए मैंने, जिनमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ऐसे मैंने 2-3 मेटल ले लिया, ठीक है। अब इन मेटल को लेके मैं अलग अलग मेटल के लिए ऐसे ही ग्राफ बनाऊं, अलग अलग मेटल के लिए ऐसे ग्राफ बनाऊं, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, सबके लिए ऐसे ग्राफ बनाऊं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस वी स्टॉप। तो मुझे वो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ कैसा दिखना चाहिए मुझे? वी स्टॉप वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ बनाएं फॉर डिफरेंट मेटल, तो कैसा आना चाहिए? सबका स्लोप सेम रहेगा, सबका स्लोप सेम रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, स्लोप सेम रहेगा, उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? आवाज नहीं आ रही बेटा, ये इंटरसेप्ट का क्या होगा? चेंज होगा। बिल्कुल सही है ना, मेरे पास एक रिप्लाई भी आया था सुरेश अंजना का, तो ये इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, स्लोप सेम एंड इंटरसेप्ट विल चेंज, वेरी गुड। स्लोप सेम बिकॉज आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में h/e है यहाँ पर स्लोप, और h और e ये सब कांस्टेंट है। h प्लांक कांस्टेंट ये सभी मेटल की सेम होगा, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी सभी मेटल की सेम होगा, तो स्लोप तो सेम होगा, बट इंटरसेप्ट अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग हो सकता है मेटल के लिए। दैट्स व्हाई हमें ग्राफ ऐसा कुछ मिलना चाहिए था। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने बना दिया, तो मेटल 1, 2, 3 के बारे में आपको क्या क्या समझ में आ गया? मेटल 1, 2, 3, मान लो ये मेटल 1 का ग्राफ है, ये मेटल 2 का, ये मेटल 3 का। तो मेटल 1, 2, 3 के बारे में आप मुझे क्या क्या बता सकते हो?
इस ग्राफ को देख के? तो 1 में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। हाँ, और कुछ इसको और कहने का कुछ और तरीका, जल्दी निकल जाएगा इसको कहने का कुछ और तरीका? वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन कम होगा। वेरी गुड, वर्क वर्क फंक्शन फंक्शन कम। कम है, बिल्कुल सही है ना। वर्क फंक्शन इसका कम है। यहाँ पे वर्क फंक्शन phi1 है, phi1 by E आ जाएगा, यहाँ पे phi2 by E, यहाँ पे phi3 by E। वर्क फंक्शन थर्ड का सबसे ज्यादा है, सेकंड का उससे कम, फर्स्ट का सबसे कम। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंपेयर करें तो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंपेयर करें तो 3 to 1। 3 to सबसे ज्यादा 3 की, सबसे ज्यादा 3 की। बिल्कुल सही है ना। चलिए अब मैं ये जो ग्राफ था करंट वर्सेस पोटेंशियल, इस ग्राफ को मैं फिर से प्लॉट करूं, मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दूं, मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से ये ग्राफ प्लॉट करूं, तो क्या चेंज होना चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा सर। ठीक है, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, है ना। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट का क्या होगा? सेम रहेगा वो तो। सेम रहेगा। नहीं, आपको मुझे पूछना चाहिए था कि मैंने इंटेंसिटी के साथ क्या करा है। ये आंसर सेम रहेगा, ये सही, मतलब कुछ केस के लिए सही है, कुछ केस के लिए गलत है। ठीक है, आपका आंसर पार्शियली करेक्ट है, सेम रहेगा। कुछ केस में जब मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहा हूं तब सैचुरेशन करंट सेम आएगा। अगर मैंने लाइट की इंटेंसिटी सेम रखी है तो सैचुरेशन करंट सेम है। लाइट की इंटेंसिटी सेम रखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कितने फोटोन यहाँ फॉल कर रहे हैं, कितने फोटोन यहाँ फॉल कर रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन अगर फिक्स रखे मैंने, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये भी फिक्स हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन गिरे, जितने फोटोन गिरे, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मिलता है ना। ये जो रेशो आता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकले, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है ना। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटोन, ये जो रेशो आता है ना, इसको अपन क्वांटम इफिशिएंसी कहते हैं। क्वांटम इफिशिएंसी, क्वांटम इफिशिएंसी, क्वांटम इफिशिएंसी क्या बताती है? कितने फोटोन निकल, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कितने फोटोन से। 2 फोटोन गिरे, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब एक रेशो आ जाएगा, या परसेंटेज में 1% कह देंगे इसको, 1% क्वांटम इफिशिएंसी हो जाएगी। तो कितना परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटोन के गिरने से, ये बताता है क्वांटम इफिशिएंसी। ये लगभग सेम रहती है, ये ज्यादा बदलती नहीं है। मेटल की सरफेस की प्रॉपर्टी है ये। मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल की एक पर्टिकुलर सरफेस फिनिश होगी तो क्वांटम एफिशिएंसी कांस्टेंट जैसी हो जाती है। अब लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखता हूं तो सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम निकलेंगे तो फोटो करंट की सैचुरेशन वैल्यू भी सेम आएगी। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन पे तो डिपेंड कर रहा है फोटो करंट। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखो। अब बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया था करंट कांस्टेंट आएगा, तो सही था आपका रिप्लाई इस केस में, जब मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं। बताओ अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं और इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रख दूं तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रख दिए तो क्या होगा? ग्राफ में क्या चेंज आएगा? क्या ऐसे ग्राफ बनेगा क्या? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा और सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, मतलब चेंज होगा। समझ लो मेरा, फिर से क्वेश्चन समझ लो मेरा। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी लेकिन मैंने नंबर ऑफ फोटोन जो गिर रहे हैं वो सेम रख दिए तो क्या होगा? यही ग्राफ आएगा। यही ग्राफ आएगा, बिल्कुल सही, यही ग्राफ आएगा, बिल्कुल सही है ना, यही ग्राफ आएगा। नंबर ऑफ फोटोन सेम रखेंगे तो यही ग्राफ आएगा। अब मैं क्वेश्चन को फिर से बदलता हूँ। मैंने तो अच्छे से समझना क्वेश्चन ना, मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी पर मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था, वो कांस्टेंट रखी। तो क्या होगा ग्राफ में चेंज? तो पोटेंशियल सेम रहेगा और सैचुरेशन करंट अलग अलग रहेगा। सैचुरेशन करंट कम हो जाना चाहिए, सही कह रहे हो आप, सैचुरेशन करंट कम हो जाना चाहिए। देखो क्यों, फिर से समझ लो क्यों। इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की?
वो होती है नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, जो अपन h न्यू लिखते हैं, यहाँ h न्यू लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। मैं कह रहा हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, है ना, लेकिन मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट रख रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन का मैं क्या कर रहा हूँ अगर मैं घटा फ्रीक्वेंसी, रहे हैं, हाँ कम कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, बिल्कुल कम सही कर कहा। रहे हैं। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी मान लो डबल करी, मान लो फ्रीक्वेंसी डबल करी, तो नंबर ऑफ फोटॉन आधी करूंगा तभी तो इंटेंसिटी सेम आएगी। ठीक है, इंटेंसिटी सेम रखने के लिए मुझे नंबर ऑफ फोटॉन कम करना पड़ेंगे। तो अगर इंटेंसिटी में नंबर ऑफ फोटॉन कम हो गए, नंबर ऑफ फोटॉन कम हुए तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जो सैचुरेशन करंट है वो कम हो जाएगा। सैचुरेशन करंट उस केस में कम हो जाना चाहिए। When frequency is increased, keeping number of photon constant, तो ग्राफ ये ऐसा कुछ दिखेगा नया। बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट रखते हो, तो ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा लेकिन ग्राफ नीचे बनाएंगे। बना के दिखाता हूं, उस केस में ग्राफ ऐसा कुछ होगा। ये ग्राफ मैंने क्या मान के करा है कि मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, और ऊपर वाले ग्राफ में मैंने यहां क्या करा था, नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट है। बताइए लॉजिक समझ में आ रहा है क्या इनका अच्छे से? हाँ, ये तीन ग्राफ बनाए हमने इसके ऊपर। क्या तीन अलग अलग दिख रहे हैं हमको? तीन हमको अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से? यस, ठीक है, चलो। सो ये जो इधर जो मैंने ब्लू और ग्रीन बनाया, यहाँ पे मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज्यादा दिखाया है, यहाँ वी स्टॉप ज्यादा दिखाया है, इसको बोल सकते हैं वी स्टॉप डैश। तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने इन दोनों ग्राफ में। मैं पहले वाले ग्राफ की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू कहूं तो इन दोनों ग्राफ में मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर न्यू डैश कर दिया है, जो ज्यादा है न्यू से। यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी मैंने इन दोनों ग्राफ के लिए। ये जो दोनों ग्राफ है जिसमें वी स्टॉप मैंने ज्यादा दिखाया है, इनमें मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। मैंने बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी के लिए अगर फोटोन का नंबर कांस्टेंट रखता हूं तो सैचुरेशन फोटो करंट सेम आएगा। इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं तो सैचुरेशन करंट कम हो जाएगा। सेपरेटली बना दे, चलो सेपरेटली बना देते। सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस वी का ग्राफ, ये दो ग्राफ बनेंगे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं बट नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। अगला केस, ये यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है बट इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है। चलो, इज दिस ग्राफ क्लियर? इंक विजिबल नहीं है, इंक को थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये हमने सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का, सॉरी करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ बनाया। अब बच्चों इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन जो होता है, जो किताबें कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ऑथर्स ध्यान नहीं रखते हैं चीजों का, वो यही है। कई बार क्वेश्चंस में वो बोल देते हैं कि उन्होंने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, कई बार क्वेश्चंस में वो कह देते हैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, बट उनका मतलब होता है फोटोन का नंबर कांस्टेंट रखना। तो उनने आंसर है ना कई बार है ना ये वाले दिए, फोटोन का नंबर कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ जो होता है वो ये बनना चाहिए। इस केस में एक्चुअली इंटेंसिटी बढ़ी है
अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रखते हुए तो इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो लोग है ना अपनी थ्योरी में कहीं लिख के रखते हैं कि इंटेंसिटी का उनका मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन से, नंबर ऑफ फोटोन से रिलेट करते वो लोग फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी को। वो किताब में कहीं पहले लिख देते कि इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ना, ऐसा लिख देते। तो फिर उनका ये कहना बिल्कुल सही हो जाता है अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के बनाएंगे। तो बुक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, कुछ किताबों में बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। रीजन ये है कि किताब में वो कई बार पहले ही लिख के रखते हैं कि इंटेंसिटी का उनका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन से। अब अगर वो बोल रहे हैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब ग्राफ ये बनेगा। उन लोगों के लिए इंटेंसिटी कांस्टेंट रखकर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ग्राफ ये होगा। ठीक है, लॉजिकली ग्राफ ये होना चाहिए। समझ में आई बात? लॉजिकली ग्राफ ये होना चाहिए। ठीक है सर एग्जाम में फिर कौन सा सही करके आना है? एग्जाम में लॉजिकल चीज ही ऑफकोर्स चलना चाहिए, है ना। एग्जाम में आए तो लॉजिकल चीज होना चाहिए। देखो अभी तक तो मैंने एग्जाम में यही देखा है कि वो लोग है ना थोड़ा सोच समझ के लिखते हैं क्वेश्चन को। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसी चीज में कंफ्यूज करते हैं। तो वो प्रॉपरली लिखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो बोल देते हैं कि हमने नंबर ऑफ फोटॉन कांस्टेंट रखे हैं, या वो बोल देंगे कि हमने जो टोटल एनर्जी गिर रही थी वो कांस्टेंट रखी है। वो क्लियर होते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उससे हमें कंफ्यूजन ही नहीं होगा। उससे हम ये क्लियर कट समझ पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ सर, ये सेकंड वाले ग्राफ में आई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि फोटॉन्स कांस्टेंट है? नहीं, सेकंड वाले में आई कांस्टेंट है, इसका मतलब आई मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अच्छा सर। है ना। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होगा, कम होना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। इज इट क्लियर? चलो आई होप कि क्लियर है। ओके, तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गए? ओके, शायद सबको क्लियर है अब ये। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन चीजें थी वो सारी अपनी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें रेडिएशन प्रेशर वाला पॉइंट अपना लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था, वो कंप्लीट करना है हमको। और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे अभी अपन ने तक ज्यादा, तो क्वेश्चन थोड़े बहुत देखते हैं, तो रेडिएशन प्रेशर वाला पॉइंट समझेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लिखिए पहला क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। सर ये सेकंड वाले ग्राफ में डाउट है, इसमें बोलो, करंट बोलो। कम है तो सर पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो भी तो कम होना चाहिए ना? नहीं, क्यों सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने पढ़ा था ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखी थी। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल रहे होते हैं उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एनर्जी आपको खत्म कराना है। उसको खत्म कराने के लिए आपको जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनमें से मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ नहीं पहुंच पाए। मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी यहाँ पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाए। So stopping potential is related with maximum energy of electron, not with number of electron. समझे? यस सर। हाँ, चलो गुड। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? मोइन माइक ऑफ रखिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हमने ये करंट वगैरह इन सब के ग्राफ सब चीजें देख ली अपन ने, है ना। आई होप की सारी चीजें क्लियर है ये। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom, light of wavelength 5000 angstrom is falling. Light of wavelength 5000 angstrom is falling on a metal of threshold wavelength 6000 angstrom. Light of wavelength 5000 angstrom is falling on a metal of threshold wavelength 6000 angstrom. Take Hc equal to 12400 eV angstrom. Find stopping potential.
फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एसटी क्या लेना है मैंने लिख दिया है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, करिए ट्राई। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर लैम्डा इक्वल्स टू 500 है या 5000 है? 5000 है, लिखा भी तो है 5000। अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि ईवी स्टॉप ये होता है के मैक्स, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी स्टॉप के बराबर ही होती है। और के मैक्स निकालने का तरीका था हमारे पास फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब हम ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो निकाल सकते हैं एस टी बाय लेमडा करके। हमें लेमडा दिया है, एस टी की वैल्यू 12400 लेना है, क्वेश्चन में कहा है आपको। लेमडा अपन को 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी माइनस वर्क फंक्शन, वो अपन एस टी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड कर सकते हैं। लेमडा थ्रेशोल्ड दिया है तो लेमडा थ्रेशोल्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना चाहिए अगर हमको एसआई में आंसर देना है तो। बट यहाँ देखो यहाँ पर भी E मल्टीप्लाई में है, और ये E का मतलब यहाँ पर होता है 1.6 × 10⁻19। इस E की न्यूमेरिकल वैल्यू भी यही होती है, तो इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 × 10⁻19 इंटू जूल कर दूंगा तो 1.6 × 10⁻19 और यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करके मैं इस इक्वेशन को देख के बोल सकता हूँ कि वी स्टॉप इज सिंपली 12400, चाहो तो कॉमन ले लो या फिलहाल ऐसे रहने देते, अपॉन 5000 माइनस 12400 और 6000 वोल्ट। डायरेक्टली वोल्ट में ऐसा आंसर रहेगा। अब बस एक कैलकुलेशन करिए और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान कैलकुलेशन है, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप आगे कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैं छोड़ दूं क्या आप पे? अरे आंसर अलग अलग आ रहे हैं, क्या बात है? दो आंसर आए, दोनों अलग। ध्यान से कैलकुलेशन करिए, अच्छे से कैलकुलेशन करिए, आंसर ऐसे अलग अलग नहीं आना चाहिए। किसी का 0.24 आ रहा है, किसी का 0.41 आ रहा है, तो बहुत डिफरेंस है ये तो। सर सेकेंड स्टेप में आपने वो हाँ 12 1 2 4 0 2 0 लगा दिया है। अच्छा sorry। एक 2 एक्स्ट्रा लग गया था। हाँ वो फाइनली तो सही लिखा मैंने, वो ठीक है। चलो, तो ये सिंपल से क्वेश्चन करा अपन ने। आगे बढ़ते और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कैलकुलेशन आप करिएगा, मैंने आप पे छोड़ दिए कैलकुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A metal is having threshold wavelength lambda. A metal is having threshold wavelength lambda. When photon of energy E falls, when photon of energy E falls on it, when photon of energy E falls on it, when photon of energy E falls on it, stopping potential is V. फोटोन की एनर्जी E है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। When photon of energy E falls on it, stopping potential is V. If the photon energy becomes 2E, if the photon energy becomes 2E, if the photon energy becomes 2E, बात की जो एनर्जी ऑफ फोटोन है
for 2e. Then the new stopping potential is greater than 2v or not. Then the new stopping potential is greater than 2v or not. तो सिंपली यस या नो में आंसर देना है आपको, है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन में अगर कुछ भी लाइन मिस हुई तो बता दीजिए, मैं बता दूंगा फिर से। देख लीजिए एक बार। चलो, दो आंसर है मेरे पास, दोनों अलग है। करिए और अच्छे से, 3 ही आंसर है अभी तक। चार 5 आंसर आ गए, लेकिन सब मिक्स है यार। कुछ का आंसर क्या है, कुछ का आंसर क्या है। 2 पॉसिबिलिटी और दोनों इक्वल अमाउंट में आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, माइक किसके पास है, जिनने भी आंसर दिए उनमें से जिसके पास भी माइक है, प्लीज एक बार क्वेश्चन मुझे फिर से समझा दो। क्वेश्चन मुझे समझा दो क्या पूछा है। कोई भी बच्चा, नारायण, हर्षित, मयंक, कोई भी। मयंक माइक है, बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन समझा दो हमको क्या है। मयंक सर पहले फोटोन की एनर्जी ई थी। थोड़ा सा लाउड बोलो, माइक पास रखो अपने। सर पहले फोटोन की एनर्जी ई थी, हाँ तो जब उसका इंसिडेंट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी था। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि पहले केस में जो वी स्टॉप होगा इनटू ई, वो होना चाहिए फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, है ना। ठीक है, अब अपन ने अब एनर्जी को 2e कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। हाँ, तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल वी डैश मान लेते हैं। अब एनर्जी को 2e कर दिया, तो 2e माइनस 5 ये होना चाहिए नए स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन। ठीक है, सर अब लेस देन क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, नया स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल हुआ कि नहीं हुआ, बस इतनी सी बात पूछिए कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नया वाला है वो पुराने से डबल है कि नहीं है, ये पूछा है। एक काम करो, इस इक्वेशन को देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2e माइनस 25 प्लस 5, ऐसा कर सकता हूँ क्या, है ना। तो ev डैश, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन लेके अंदर आया e माइनस 5 प्लस 5। अच्छा e माइनस 5 क्या था, ये तो ev था। ev डैश इज 2ev प्लस 5। अगर आप e से डिवाइड कर दो तो v डैश आ गया 2v प्लस 5 अपॉन e। देखो ये आ रही ना इक्वेशन। अब इसे देखकर बताओ मुझे जल्दी से कि ये पुराने स्टॉपिंग पोटेंशियल के डबल से कम है कि ज्यादा है। पुराने स्टॉपिंग पोटेंशियल के डबल से कम है कि ज्यादा है। बिल्कुल सही हिमांशु, ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल सही, सिंपल सी बात है कि ज्यादा है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यस, द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन डबल ऑफ द ओल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ बोलिए। सर पुराना पोटेंशियल तो 0 आ रहा है। पुराना पोटेंशियल 0 आ रहा है, ऐसा कैसे। सर क्योंकि लैम्डा थ्रेशोल्ड के बराबर दिया हुआ है। कहा दिया है, वो ऊपर। नहीं मैंने तो क्वेश्चन में कहा था लैम्डा थ्रेशोल्ड इज लैम्डा, लैम्डा थ्रेशोल्ड लैम्डा दिया है मैंने क्वेश्चन में। फोटोन की एनर्जी ई दी थी मैंने, फोटोन की एनर्जी और लैम्डा का कोई रिलेशन दिया ही नहीं आपको। सर ई की जगह पे hc बाय लैम्डा रखेंगे नहीं और फिर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे। हमें लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दी है क्या क्वेश्चन में, ऐसा बोला है कि लाइट जो गिर रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। नहीं सर। तो फिर हम ऐसा क्यों रखेंगे ई को hc बाय लैम्डा। ठीक है सर। ना, और क्वेश्चन में आपको वर्क फंक्शन अगर आपको रिक्वायर है तो वो निकालने के लिए मैंने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा दी थी। चलो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप से। लिखिए लिखिए।
और थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको। लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेडियस, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेडियस, फाइंड द ग्रेटेस्ट रेडियस of path followed by, find the greatest radius of path followed by photoelectrons, photoelectrons, greatest radius of path followed by photoelectrons in uniform magnetic field of 1 Tesla, uniform magnetic field of 1 Tesla, uniform magnetic field of 1 Tesla, if they are ejected by, if they are ejected by metal of work function 2 electron volt, metal of work function 2 electron volt having threshold wavelength, sorry, metal of work function 2 electron volt illuminated by light of wavelength, illuminated by light of wavelength 3000 angstrom, illuminated by light of wavelength 3000 angstrom। इसे रिपीट करता हूं, find greatest radius of path followed by electron in uniform magnetic field of 1 Tesla if they are ejected by, emitted by metal of work function 2 electron volt which is illuminated by light of wavelength 3000 angstrom, which is illuminated by light of wavelength 3000 angstrom। So there is a metal who is having work function of 2 electron volt, it is illuminated by light of wavelength 3000 angstrom। the photoelectron जो यहाँ से निकल रहे हैं, they are going in magnetic field of 1 Tesla, you need to find the maximum radius of the path followed by electron। ठीक है, करिए ट्राई। सबसे पहले तो मुझे कोई बता सकता है कि इसे करेंगे कैसे? ये सर बता पहले दो। काइनेटिक, हाँ, बोलो। पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर रेडियस का जो फॉर्मूला सर होता है पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक वाला, एनर्जी निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, मैक्सिमम की निकाल लेंगे। क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला? hc by lambda minus 2 minus work lambda 3000 function angstrom minus work function which is 2 electron volt, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, है ना? हाँ, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? उसके बाद क्योंकि आपका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो तो आप एसआई में लगाने वाले हो ना सारी चीजें, तो इसको लिख देना √2m, नीचे भी क्यू रहेगा ना उसमें। क्या इससे बोलेंगे क्या? चलो के मैक्स आ जाएगी, रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए के मैक्स ले लेना यहाँ पे √2m के अपॉन क्यू, क्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बी कितना दिया हमको 1 टेस्ला, तो आसान है 1 टेस्ला देना, 1 ये लगा देना फॉर्मूला, ऊपर से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी निकाल के नीचे सब्स्टिट्यूट करना। अब ये काम बचा आपका, फिर बहुत कैलकुलेशन है, उस पर कैलकुलेशन करो बैठ के आराम से। सर ये रेडियस कैसे आई? रेडियस अच्छा, आपको एमएससी अभी पढ़ा नहीं है मतलब, है ना? एमएससी में जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में उसके पाथ की जो रेडियस आती है, ये आती है हमारे पास mv/qb। जो mv होता है मोमेंटम, उसको लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। ये तो पढ़ा होगा अपन ने, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन।
है ना, ये ऊपर मोमेंटम और साइक्लोट्रॉन वाली रेडियस है। यस सर। है ना। हाँ बोलिए फिर से, किसी ने कुछ पूछा है, बोलिए। सर साइक्लोट्रॉन वाली रेडियस है। साइक्लोट्रॉन वाली रेडियस मतलब साइक्लोट्रॉन के अंदर तो बहुत सारी रेडियस होती है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं सर, उसमें भी यही फॉर्मूला था। हाँ वहाँ ये फॉर्मूला लग जाता है, क्योंकि वहां भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में घूमे तो ये रिलेशन आता है, ठीक है, रेडियस का। ओके सर। ओके, ये शायद एमएससी अभी पुरानी हुआ इसलिए आपकी दिक्कत थी ये। और पर 12th का पढ़ा हुआ कुछ याद हो तो कर सकते थे, मतलब 12th में तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ये बहुत काम की चीज होती है रेडियस वाला फॉर्मूला, है ना, तो वहां से थोड़ा याद हो तो कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, अब याद रखना अगली बार से, अब इसे कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब आप एक काम करिएगा, इसके रेस के सारे क्वेश्चन और मॉड्यूल में जो इसके क्वेश्चन मिले आपको वो कंप्लीट करिए, और उसमें जो डाउट है मुझे भेजते जाइएगा, अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब अपना जो एक पोर्शन छूटा हुआ था, मैंने बोला था अपन रेडिएशन प्रेशर बचा था अपना, वो कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट लिखिए रेडिएशन प्रेशर, मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट लिखिए रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। हाँ वो भेज दूंगा आपको मैं ग्रुप में, या ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ मैं, आपके ग्रुप में जोड़ दिया मुझे, उसमें से मिल सकता है आपको, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, मैंने शायद लास्ट क्लास में इसका आइडिया दिया था आपको। जब लाइट किसी सरफेस से फॉल करती है, तो लाइट के एक्चुअली फोटोन फॉल कर रहे हैं, हर फोटोन में कुछ मोमेंटम होता है, h/λ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम फॉल करा। अब ये मोमेंटम फॉल करा है, और अगर मान लो लाइट अब्जॉर्ब हो गई, सरफेस में अब्जॉर्ब कर ली लाइट, तो सरफेस को मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम मिला तो एक तरह से जैसे गैसियस स्टेट में शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो आपका कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि गैस पार्टिकल जब दीवार से टकराते हैं तो दीवार पर प्रेशर लगता है, तो कुछ वैसा ही लाइट जब किसी सरफेस पर टकराती है तो वहां प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। प्रैक्टिकली ये बहुत कम होता है, इसलिए हम लोगों को अभी फील नहीं हुआ। हम पर कई बार लाइट गिरती है, हम सब रूम में अगर बैठे तो लाइट के बल्ब से लाइट हम पे गिर रही है, पर इतना कम होता है ना रेडिएशन प्रेशर कि हमें फील नहीं होता, हमें कोई फीलिंग नहीं आती इससे। पर अगर आप फ्री स्पेस में हो जहां आसपास कुछ भी नहीं है, वहां पर ये थोड़ा सिग्निफिकेंट आपको फील हो सकता है। रीजन मीन कि आप पे कोई फोर्स ही नहीं है, तो थोड़ा भी फोर्स आपका मोमेंटम बढ़ाएगा तो आपको फील होगा वो फोर्स। हेंस ये जो कॉन्सेप्ट है रेडिएशन प्रेशर का, ये थोड़ा सा स्पेस में प्रपल्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि कोई स्पेसशिप है, उससे ना लाइट निकलती है और वो स्पेसशिप आगे चली जाती है, वो ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि ना लाइट से प्रपल्शन हो रहा है स्पेस में, ठीक है। चलो थोड़ा आप अच्छे से समझते हैं अपन रेडिएशन प्रेशर को। ये समझने से पहले एक छोटी सी चीज अपन को जो जरूरत पड़ेगी, बार बार मुझे रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं एक बार बता देता हूँ। नंबर ऑफ फोटोन कितने गिरते हैं किसी सरफेस पे। मान लो मेरे पास कोई छोटी सी सरफेस है, ये कोई मेरे पास एरिया है, प्लेन एरिया है ए, इस पे लाइट बीम आके गिर रही है, ये सरफेस का नॉर्मल है, और लाइट इस पे आके ऐसे थीटा एंगल पे गिर रही है, सपोज कितना एंगल पे गिर रही है, थीटा एंगल पे, है ना। जो लाइट की बीम आ रही है वो तो पैरेलल बीम है लाइट की, इस तरह से बहुत सारी पैरेलल लाइट इस पे आके फॉल हो रही है, और मान लेते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी फॉल हो रही है वो आई थी। तो मैंने क्या क्या दिया आपको, एक एरिया है जिस पे लाइट आके गिर रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई है, जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस एरिया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। मैंने दिखाया है कि जो एरिया का नॉर्मल है वहां से लाइट बीम का एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि सरफेस पे कितने फोटोन गिर रहे हैं पर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो ये निकालने के लिए हम इंटेंसिटी की डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी आई वो होती है नंबर ऑफ फोटोन जो गिरे इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जिसको हम hc/λ लिख सकते हैं या hν भी लिख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा लिख लो। एनर्जी ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय टाइम। पर ये जो एरिया होता है ना यहाँ पर,
वो लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया होता है। जब हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं तो जो लाइट की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड फॉर परपेंडिकुलर एरिया। किसी भी एरिया के लिए डिफाइन कर देंगे तो फिर तो कुछ भी आ जाएगी। मतलब लाइट ऐसे फ्लो कर रही है और कोई ऐसा एरिया ले ले तो इस पे तो एनर्जी नहीं गिरेगी, फिर तो इस पे एनर्जी नहीं गिर रही तो कोई ऐसा बोल देगा इंटेंसिटी 0 है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो एरिया लिया जाता है ये स्पेसिफाइड है कि ये एरिया लाइट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या आपको इंटेंसिटी की डेफिनेशन? इंटेंसिटी का मीनिंग समझ में आ रहा है कि आपको कैसे डिफाइन होती है इंटेंसिटी? यस तो सर। ये एरिया परपेंडिकुलर होता है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो हमने एरिया लिया था क्या ये लाइट के परपेंडिकुलर था? जो मैंने एरिया दिखाया क्या वो लाइट के परपेंडिकुलर है? नो हाँ सर। तो फिर उसका कुछ कंपोनेंट है ना लाइट के परपेंडिकुलर। इसका एरिया का क्या कंपोनेंट है लाइट के परपेंडिकुलर? एरिया का वेक्टर जो होता है उसके नॉर्मल के अलोंग होता है। एरिया वेक्टर इस नॉर्मल के अलोंग है। इस नॉर्मल का अगर इधर देखें तो एंगल थीटा है लाइट से, तो एरिया के नॉर्मल का लाइट में कंपोनेंट लेने के लिए कॉस थीटा लेना पड़ेगा मुझे। तो ए कॉस थीटा शुड बी द परपेंडिकुलर एरिया। ए कॉस थीटा शुड बी द परपेंडिकुलर एरिया। सर लाइट के परपेंडिकुलर लेना है ना अपने, तो लाइट के हाँ, अलोंग। मैंने लाइट के अलोंग एरिया के नॉर्मल का कंपोनेंट लिया है। सोचो अच्छे से समझो मैंने क्या करा है। देखो अच्छा, अगर ये क्लियर हो रहा है तो यहाँ साइड में समझ लो। ये एरिया को साइड से दिखाया मैंने, एक अपना मिरर जैसा दिखाया मैंने एरिया को, ये उसका नॉर्मल। ठीक है, मान लो लाइट एकदम ऐसी स्ट्रेट आ रही थी ये, तो आपको एरिया का कंपोनेंट लेना है लाइट के परपेंडिकुलर। तो आपको ये जो लेंथ है इस लेंथ का आपको ये वाला प्रोजेक्शन लेना है, ये वाला प्रोजेक्शन लेना है आपको लेंथ का। सही है क्या? है ना? लाइट के परपेंडिकुलर होने के लिए ये वाली लेंथ लेना है। मान लो ये वाली लेंथ जो थी, मिरर की लेंथ जो थी यहाँ से यहाँ तक, वो सपोज एल थी, और ये एंगल अगर थीटा है ज्योमेट्री से, ये थीटा, ये पूरा 90 है नॉर्मल के साथ, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो है 90 माइनस थीटा, हाँ सर आ गया। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ऊपर थीटा, ये एल का इधर कॉस थीटा आएगा। तो एरिया का कंपोनेंट लेने के लिए एल का कॉस थीटा कंपोनेंट लेना है, और जो डेप्थ होगी वो मल्टीप्लाई करो एल में तो एरिया मिलेगा, और इस वर्टिकल लेंथ पे डेप्थ मल्टीप्लाई करो तो भी एरिया मिल जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है ना, एरिया इनटू कॉस थीटा है। क्या ये आ गई इक्वेशन अच्छे से समझ में? एरिया परपेंडिकुलर इज एक्चुअली एरिया का कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे हम, वेयर थीटा इज एंगल विद नॉर्मल, नॉर्मल से एंगल है यहाँ पे थीटा। क्लियर है क्या ये? यस, चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस। ठीक है, तो एरिया परपेंडिकुलर कैसे लेना है वो अपन ने देख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये जो इसे बनाया था मैंने, एरिया परपेंडिकुलर इज ए कॉस थीटा, वो इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ फोटोन मिल सकते हैं ना मुझे। यहां से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू, ये निकालना था मुझे नंबर ऑफ फोटोन, तो मैं ये इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा इंटेंसिटी इंटू ए कॉस थीटा इंटू टाइम डिवाइड बाय एस बाय लैम्डा। कितने फोटोन गिर रहे सरफेस पे वो मैं निकाल सकता हूँ। नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर दिए, वो एस बाय लैम्डा से डिवाइड कर दिया, तो देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो मैंने निकाला किसी भी सरफेस पे अगर लाइट फॉल करती है तो कितने फोटोन गिर रहे, किसी टाइम टी में कितने फोटोन गिरेंगे वो निकाल दिया मैंने। ये हमारे लिए काम की चीज है, इससे हमने साइड में निकाल के रख लिया। अब अपन रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं। चलो, तो रेडिएशन प्रेशर हम डिराइव करते हैं, उसको हम अलग अलग केसेस में डिराइव करेंगे। केस 1, मैं मान रहा हूं कि जो सरफेस है ना जिसपे लाइट गिर रही है वो प्योर अब्सॉर्बिंग है।
किसी सरफेस में जो लाइट गिरती है तो या तो वो सरफेस लाइट को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करती है या रिफ्लेक्ट करती है या थोड़ी रिफ्लेक्ट करती है थोड़ा अब्जॉर्ब करती है, ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक एक करके आसान चीज को लेके स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले प्योर ऑब्जॉर्बिंग सरफेस ले रहे हैं, फिर अपन प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा थोड़ा ऑब्जॉर्ब थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा। ऐसे अपन ने ना 3 केस में डिवाइड कर ली चीजों को, ठीक है। तो अभी मैं केस 1 बता रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि लाइट सरफेस पे गिर के पूरी ऑब्जॉर्ब हो गई, समझे। तो ये हमारी सरफेस थी, मान लेते हैं इसका जो एरिया है ए था, इस पे लाइट फॉल कर रही है, इसका नॉर्मल से लाइट मान लीजिए थीटा एंगल पे आ रही थी, इसके नॉर्मल से लाइट थीटा एंगल पे आ रही थी इस तरह से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई थी और मान लेते हैं थीटा एंगल पे लाइट आई थी। मैंने माना है कि सरफेस पे लाइट गिर के पूरी अब्जॉर्ब हो गई। अब लाइट अगर पूरी अब्जॉर्ब हो गई, इसका मतलब जो भी फोटोन आ रहे थे, फोटोन, उनका मोमेंटम भी पूरा अब्जॉर्ब हो गया। लाइट अब्जॉर्ब हो गई मतलब मोमेंटम पूरा अब्जॉर्ब हो गया। एक फोटोन कितना मोमेंटम लेके आता है बताओ जरा, बोलो। मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन क्या होता है? h by lambda. वेरी गुड, h बाय लैम्डा। एक फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा। कितने फोटोन एक सेकंड में गिरेंगे वो निकाल लो। तो एक सेकंड में कितना मोमेंटम मिला बता सकता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही होता है फोर्स। मैं एरिया को यहाँ साइड में ऐसा लिख रहा हूं, एरिया। अब जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था बाय न्यूटन सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ, हम फोर्स को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। मोमेंटम चेंज डिवाइड बाय टाइम ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, या मोमेंटम जो दिया पर यूनिट टाइम। अब हर फोटोन कितना मोमेंटम दे रहा है? h बाय लैम्डा। और फोटोन पूरा जाके अब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब h बाय लैम्डा पूरा मोमेंटम अब्सॉर्ब हो गया। एक एक फोटोन ने यहाँ पे h बाय लैम्डा का मोमेंटम दिया। कितने फोटोन गिर रहे थे वो ये रहा अपने पास नंबर। तो टोटल क्या मोमेंटम दिया हम इनका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फोर्स आ जाएगा मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज को लिख देंगे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, तो सरफेस से फोटोन फॉल कर रहे इनटू एक फोटोन की वजह से h बाय लैम्डा मोमेंटम चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम कर दो, आ जाएगा ना फोर्स इससे। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? मोमेंटम चेंज को लिख सकता हूँ ना कि एक फोटोन ने कितना मोमेंटम दिया इनटू कितने फोटोन गिरे। ये सही लिखा है क्या मैंने, समझ में आ रहा है क्या ये? Yes, sir. चलो, नंबर ऑफ फोटोन कितने गिर रहे वो ये रहा हमारे पास इक्वेशन। इंटेंसिटी इंटू ए कॉस थीटा इंटू टाइम अपॉन एच बाय लैम्डा। उठा के रख देता हूं मैं। इंटेंसिटी इंटू ए कॉस थीटा इंटू टाइम अपॉन एच बाय लैम्डा, ये था नंबर ऑफ फोटोन जो अपन ने निकाल चुके थे, इंटू एच बाय लैम्डा होल थिंग डिवाइड बाय टाइम। देखो आपको फोर्स मिल गया। देखो ऊपर नीचे टाइम टाइम कैंसिल हो गया, ये एच बाय लैम्डा और एच बाय लैम्डा कैंसिल हो गया, तो फोर्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास आई ए कॉस थीटा बाय सी। सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो मिल गया मुझे। अभी सरफेस जो फोर्स जो लग रहा है, फोटोन जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे आया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, एच बाय लैम्डा। ठीक है, फोटोन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में मोमेंटम लेके आ रहा है। फोटोन की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, तो इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा। जिस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स ये जो लगा निकाला ना अपन ने, वो ऐसे एंगल पे लग रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इसका सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। प्रेशर, प्रेशर अगर हमको निकालना है तो हमें फोर्स लेना पड़ता है सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया से डिवाइड करना पड़ता है। प्रेशर होता है सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फोर्स है ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो जगह F cos थीटा बाय A। वो अगर करोगे तो यहाँ आ जाएगा I
cos पर थीटा बाय सी। ये आ गया रेडिएशन प्रेशर के लिए फॉर्मूला। जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल कर रही है और पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गई तो उस सरफेस पे इतना प्रेशर लगता है, आई cos स्क्वायर थीटा बाय सी। या फोर्स निकालना हो तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ रहा था, आई ए cos थीटा बाय सी, आई ए cos थीटा बाय सी। ये फोर्स जो है वो सरफेस पे लाइट की डायरेक्शन में लग रहा था, इसका भी ध्यान रखना है आपको, इसकी डायरेक्शन भी ध्यान रखना है आपको। चलिए तो देखिए केस 1 में कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताइए। मोमेंटम ऑफ फोटोन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोमेंटम ऑफ फोटोन h बाय लैम्डा होता है, आइंस्टाइन के अपन थ्योरी से उनको पता चला था ये। उसके अलावा और भी सब देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताइए। देखिए अच्छे से जल्दी से। सर आप रेसेस कर सकते सारी? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रेसेस सारी हो जाएगी। सारी मतलब एक ही रेस दी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपके उसमें, तो वो हो जाएगी। चलिए, क्या केस 1 जिसमें हमने सरफेस को प्योर अब्जॉर्बिंग माना था, हमने माना था कि जो भी फोटोन यहाँ गिर रहा है वो पूरा अब्जॉर्ब हो गया सरफेस पे। ये पूरा केस अपन ने सॉल्व करा, तो ये फोर्स निकाला, तो ये प्रेशर निकालना। क्या ये अच्छे से क्लियर है? चलो मेरे पास रिप्लाई आ रहा है ये। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो केस 1 अगर क्लियर है तो ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ू क्या? केस 2 पे आ जाओ अब मैं। हाँ सर। चलो केस 2, मैं सरफेस को है ना प्योर रिफ्लेक्टिंग ले लेता हूँ। मैं मान रहा हूँ कि जो भी लाइट गिर रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, प्योर रिफ्लेक्टिंग। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो देखो अपन यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाते हैं लाइट का, तो रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, तो ऐसे लाइट चली गई वापस, है ना। तो जो फोटोन आया, सर वो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन क्या लिखा है वहां पर? सर लाइट आ रही है। एच बाय लेमडा, एच बाय लेमडा यहाँ लिखा था, एच बाय लेमडा। ठीक है, ओके सर। हाँ। चलो अब देखो अपन अब नेक्स्ट के स्टार्ट कर चुके हैं। सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग मान लिया मैंने, तो लाइट जो आती है वो रिफ्लेक्ट होके जाती है। अब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो फोटोन जितना मोमेंटम लेके आया उतना ही मोमेंटम लेके ऐसे जा रहा है। फोटोन की वेवलेंथ बदलती नहीं जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो फोटोन जितना मोमेंटम लेके आया उतना ही मोमेंटम लेके यहाँ जा रहा है। कितना मोमेंटम लेके जा रहा है? एच बाय लेमडा। आया एच बाय लेमडा लेके, आते समय एच बाय लेमडा का जो कॉस थीटा कंपोनेंट था वो इधर नीचे की तरफ था, वो जाते समय एच बाय लेमडा का कॉस थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया। दिखा आपको? आते समय एक मोमेंटम का कंपोनेंट एच बाय लेमडा इधर नीचे की तरफ था और जाते समय वो ऊपर की तरफ हो गया। तो जो मोमेंटम का कंपोनेंट है एच बाय लेमडा का, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है, देखो डायरेक्शन में चेंज हो चुका है। उसकी डायरेक्शन पहले नीचे की तरफ थी, बाद में उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, तो उसकी डायरेक्शन बदल गई है। तो देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन बदलना भी मोमेंटम चेंज ही होता है। देयर इज सम चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, दूसरा जो कंपोनेंट है मोमेंटम का वो देखिए अगर अपन, तो एच बाय लैम्डा का एक साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा और यहाँ पर भी एच बाय लैम्डा का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा। तो एच बाय लैम्डा का साइन थीटा कंपोनेंट नहीं बदल रहा है, वो सेम है, पर एच बाय लैम्डा का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो बदल रहा है। ठीक है, मैं अगर इस चीज को आपको साइड में यहाँ पर भी बता दूं, जैसे मिरर पे लाइट गिर रही है ऐसा मान के, जब फोटोन आया तो एच बाय लैम्डा मोमेंटम उसका था नीचे की तरफ, जब गया तो एच बाय लैम्डा मोमेंटम हो गया ऊपर की तरफ। तो इसका कंपोनेंट अब ऊपर है और पहले कंपोनेंट नीचे था, तो डायरेक्शन ही बदल गई। देखो एच बाय लैम्डा कॉस थीटा की, पहले एच बाय लैम्डा कॉस थीटा नीचे था, अब एच बाय लैम्डा कॉस थीटा ऊपर है। तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम? बताओ, मोमेंटम चेंज 2 टाइम्स। 2 टाइम होगा। वेरी गुड, 2 एच बाय लैम्डा कॉस थीटा हो जाएगा ये, 2 एच बाय लैम्डा कॉस थीटा। वेरी गुड। जाते समय का मोमेंटम उसको मान लेते पॉजिटिव है, माइनस आते समय का कर देंगे तो 2 एच बाय लैम्डा कॉस थीटा आ जाएगा। क्या ये अच्छे से क्लियर है? मोमेंटम चेंज ऑफ ईच फोटोन कितना हो रहा है? सर ये मोमेंटम h बाय लैम्डा आया कैसे, एक बार बता दीजिए। ये आइंस्टाइन ने दिया था अपन को, एच बाय लैम्डा मोमेंटम होता है, हमको वहां से याद रखना है। ठीक है,
तो इसका कोई अपने पास रीजन नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको प्रूव भी नहीं करना है हमको, बस याद रखना है फोटोन का मोमेंटम h by लैम्डा होता है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। और इसके रीजन जानने की अभी तुम कोशिश भी मत करना, ये सब बाद में आपको समझ में आ जाएगा, अभी बस याद रखना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसका ज्यादा। अब आपको सर वो डी ब्रोगली से डी ब्रोगली इससे आती है, ये डी ब्रोगली से नहीं आता, उल्टा है। ठीक है, चलो। सो मोमेंटम चेंज ऑफ ईच फोटोन टू h by lambda cos थीटा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही फोर्स होता है, उसको लिख सकता हूं मोमेंटम चेंज अपॉन टाइम। मोमेंटम चेंज कितना हुआ है, देखो 2h by lambda cos थीटा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे 2h by lambda cos थीटा लिखना चाहिए। और एक फोटोन का इतना चेंज इन मोमेंटम है, इनटू नंबर ऑफ फोटोन कर दूं तो मुझे फोर्स मिलेगा ना, बाय टाइम करके ये हो जाएगा ना फोर्स, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक का चेंज इन मोमेंटम, कि टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम विल गिव मी फोर्स। ठीक है, बस अब नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहे हैं वो तो वही आएगा, वो तो वही केस रहेगा, पुराना केस ही वो तो, बस यहाँ पे 2 लगा दो और एक cos थीटा लगा दो, तो ये हमारे पास फाइनली आ गया 2ia cos स्क्वायर थीटा बाय c। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो फोर्स है अब की बार तो चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में हुआ है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो हुआ है, जाते समय का मोमेंटम इधर, आते समय का इधर, तो चेंज इन मोमेंटम इसी डायरेक्शन में तो हो रहा है, वर्टिकल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो फोर्स इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो f परपेंडिकुलर है ये पूरा यही है, यहाँ पे cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस बाय a कर दोगे, यहाँ पे आपको बस 2 मिल जाएगा प्रेशर के लिए। देखो समझ में आ रहा है ये केस 2 सॉल्व करा अपन ने, सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग मान ली, तो प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो फोर्स और प्रेशर होता है वो निकाला अपन ने। देखो अच्छे से, क्या सब क्लियर है? मेरे पास एक क्वेश्चन आया सर, आई की यूनिट क्या होगी? आई मतलब इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, है ना, एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, तो एनर्जी, ये एनर्जी की जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर, टाइम की सेकंड, जूल बाय सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकंड को वॉट लिख सकते हैं तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी की यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, रिलेट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या लिखा है आपने नारायण, क्या पूछना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, बता रहे हो, क्या लिख रहे हो? चलो, तो आप सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग लेके अपन ने उस पर प्रेशर और फोर्स निकाल लिया, तो अब ये दो चीज देख चुके अपन, सरफेस अब्सॉर्बिंग है और सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब थोड़ा थोड़ा हो तो, थोड़ी रिफ्लेक्ट करे और थोड़ा अब्सॉर्ब करे तो क्या करेंगे बताओ? अगर सरफेस पार्शियली अब्सॉर्बिंग हो और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग हो तो क्या करेंगे? मान लो सर ऐड सरफेस कर में, देंगे दोनों को, क्या करेंगे फिर से बोलो? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, है ना। मान लो कि सरफेस ने कुछ फोटोन अब्सॉर्ब करे, भाई जितने फोटोन अब्सॉर्ब करे वो अपन को परसेंटेज वाइज दे देंगे, वो लोग दे देंगे कि सरफेस ने कुछ x% फोटोन अब्सॉर्ब करे और बाकी रिफ्लेक्ट कर दिए, या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेट सरफेस इज x% रिफ्लेक्टिंग एंड 100 minus x% ऑब्सॉर्बिंग। जैसे कि 25% रिफ्लेक्शन हो गया, 75% अब्सॉर्ब हो गया, ऐसा दे दिया, एक एग्जांपल के लिए नंबर बताया मैंने। तब क्या करेंगे भाई, जो फोटोन गिरे उसके 25% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फिर तो रिफ्लेक्शन के कारण जब अपन फोर्स निकालेंगे तो ये जो नंबर ऑफ फोटोन लेते हैं अपन, ये 25% ले लेंगे बस, यहाँ बस वो 25% का फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ वो फैक्टर आ जाएगा, तो एक तरह से हर जगह बस वो फैक्टर लगा दो और जोड़ दो, है ना। तो इस केस में जो टोटल फोर्स आएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन की वजह से जो फोर्स आता है वो रहा 2ia cos स्क्वायर थीटा बाय c, इसका 25% ले लो या x% ले लो,
फिर अब्जॉर्प्शन में जो फोर्स आता है वो कितना था याद करो, वो था आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय सी था। सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स था, देखो यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स जो था अब्जॉर्प्शन में वो ये था। उसका आप कितना फैक्टर ले लेंगे हम यहाँ पे 100 माइनस 1/100 ये फैक्टर ले लेंगे बस। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि कितना टोटल। सर वो सिर्फ cos थीटा आएगा। नहीं बेटा, मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर का फोर्स लिखा है, cos स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे। इस केस में सरफेस के पैरेलल भी एक फोर्स लगेगा, वो आएगा केवल इसका कंपोनेंट आई ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय सी। जब फोटोन प्योर अब्सॉर्ब होता है ना तो सरफेस के एंगल पे फोर्स लगता है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये था और ये पैरेलल कंपोनेंट था। याद आया कुछ? देखो जरा, आपने केस 1 लिखा है, केस 1 में जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो लाइट की डायरेक्शन में थी, वहां फोर्स ऐसे लग रहा था, तो उसका एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर था, एक पैरेलल था। याद करो, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर यही था। चलो ठीक है, तो इस केस का अपन ने भी फोर्स दिया, एक तरह से केस 3 हो गया हमारा। सरफेस थोड़ी अब्सॉर्ब कर रही हो, थोड़ी रिफ्लेक्ट कर रही हो, ठीक है। चलो अब ये तो अब सारे जो डेरिवेशन करें अपन एक प्लेन सरफेस के लिए करें। देखो प्लेन सरफेस के लिए, सरफेस कर्व्ड हो तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब छोटे छोटे एरिया पे जो फोर्स है वो निकाल के उसको एलिमेंट लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, छोटे छोटे एलिमेंट का जो फोर्स है वो निकालेंगे, और फोर्स वेक्टर होता है तो वेक्टरली ऐड कर लेंगे, वेक्टरली जोड़ देंगे तो अपन को रिजल्ट मिल जाएगा उससे, ठीक है। चलो प्रणव बोल रहा है पैरेलल वाला बता दूं। बेटा अपन ने जो सरफेस पे अब्सॉर्बिंग ली थी ना, फर्स्ट केस जो देखा था उसमें फोर्स देखो ऐसे एंगल पे आया था ना, लाइट के अलोंग आया था। तो लाइट के अलोंग जो फोर्स था उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर था, एक पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये आ रहा था उस केस में, और पैरेलल वाला में साइन थीटा आ जाएगा। ये फोर्स आया था, ये cos थीटा बाय सी फोर्स आया था, इनटू साइन थीटा करेंगे तो सरफेस के पैरेलल, इनटू cos थीटा करेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर। चलिए तो अब है ना कर्व सरफेस वाला भी एग्जांपल देखते हैं अपन। कर्व सरफेस वाला, क्या ये सब अच्छे से क्लियर? यस सर। ओके, तो मैं हटा रहा हूँ सब जल्दी से, है ना, इधर इधर का पुराना वाला पहले हटा देता हूँ। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो एससीबी में भी है, तो आप एससीबी के सॉल्व एग्जांपल और एससीबी के एक्सरसाइज में देखना है, क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। वो फेमस क्वेश्चन करते हैं अपन। एक हमारे पास स्फीयर है, वो स्फीयर की रेडियस r है, और उस पर लाइट गिरा दी मैंने, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके गिर रही है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आके गिर रही है, ठीक है। स्फीयर को केस 2 लेना है आपको। केस 1 स्फीयर को प्योर रिफ्लेक्टिंग मान लो, प्योर ऑब्जॉर्बिंग मान लो पहले तो, फिर सेकंड केस प्योर रिफ्लेक्टिंग मान लो। दोनों केस में स्फीयर पे फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। एक स्फीयर है, उस पर लाइट गिर रही है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा बताना है। चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, ट्राई कर लो एक बार। बाकी सब हटा रहा हूँ।
चलो कुछ शायद आपने अटेम्प्ट कर लिया हो, अब टाइम हो रहा था क्लास का इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया। देखो क्या करेंगे इसके अंदर, एक ऐसा रिंग जैसा सेक्शन लो, जो स्फीयर था इस स्फीयर में ये जो लाइट की जो डायरेक्शन थी ना, इससे चलो थीटा एंगल पे चलते, इससे थीटा एंगल पे चलते और यहाँ पर एक रिंग जैसा काट देते। स्फीयर को ऐसे काटेंगे तो ऐसी एक रिंग जैसी दिखेगी अपन को। तो ये जो रिंग जैसी बनी ना, आपको इसको इमेजिन करो। तो स्फीयर पे एक ऐसी सरफेस पे रिंग जैसी है, इसको इमेजिन करो। इस पूरी रिंग पर लाइट जब गिरेगी तो सिमेट्री की वजह से, ये मैंने जो लाइट की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल पे जाके देखा है, थीटा एंगल पे पूरा 3D में सोचा है, तो रिंग बनी है। इस पूरी रिंग पे लाइट का एंगल विथ नॉर्मल टू द रिंग थीटा ही होगा। ये समझ में आया क्या? हाँ इस सर। पूरी है ना, इस पूरी रिंग पर जो सिमेट्री की वजह से अगर मैं स्फीयर को ऐसे घुमाते जाऊं तो मुझे डायग्राम में कोई फर्क नहीं दिखेगा, हमेशा ही यहाँ थीटा एंगल बनेगा स्फीयर को ऐसे घुमा दूं तो लाइट का हमेशा थीटा एंगल है। अब थीटा एंगल पे लाइट अगर गिरती है, इस पूरी रिंग पे थीटा एंगल पे गिर रही है, तो पूरी रिंग पे जो छोटा सा फोर्स लग रहा है वो लिख सकता हूँ इंटेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया इंटू कॉस थीटा बाय सी। अपन ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, जब सरफेस प्योर अब्सॉर्बिंग होती है तो उस पर इतना फोर्स लगता है। अब मैंने एरिया को डीए ले लिया, यहाँ पे एरिया को छोटा सा एरिया ले लिया, डीए ले लिया, है ना। अब ये बताओ इस रिंग का एरिया क्या लिख दूं मैं, इस रिंग का एरिया क्या होगा? इस रिंग नहीं बेटा, इस रिंग की देखो 2 विड्थ pi कितनी है? r d theta. हाँ, इसकी विड्थ देखो आर डी थीटा है, इसकी देखो ये विड्थ, ये मैं डी थीटा एंगल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी ना। अच्छा, इसकी सरकमफरेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस क्या होगी, ये वाली रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर थी, तो कैपिटल आर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा ना ये। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की उसकी सरकमफरेंस देखें इस रिंग की, तो आने वाली है 2 पाई आर साइन थीटा, और इसकी विड्थ थी आर डी थीटा, तो ये एरिया होना चाहिए था इस रिंग का। रिंग का एरिया कैसे निकाल सकते, इसकी विड्थ कितनी है इनटू उसकी लेंथ कितनी है। इसकी विड्थ जो है वो है आर डी थीटा, और जब इसको मैं ओपन करूंगा तो लेंथ आ जाएगी इसकी सरकमफरेंस के बराबर। इसकी सरकमफरेंस कितनी दिखेगी मुझे, आर साइन थीटा रेडियस है, तो ये 2 पाई आर साइन थीटा होनी चाहिए। क्या है, छोटा एरिया समझ में आया आपको? Yes sir. जोर से बोलो। तो सरफेस एरिया क्यों लिया सर स्फीयर का? मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। सर सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, मतलब वो सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, मैंने छोटी सी रिंग ली है ना, तो छोटी सी रिंग पे जो इंटेंसिटी आ रही, जो फोर्स है वो लिख रहा हूँ ना मैं, तो ओके मेरे सर। जितने है ना छोटे से एरिया पर क्या फोर्स है वो लिख रहा हूँ ना मैं, तो पूरे स्फीयर का फोर्स थोड़ी लिख रहा है एक साथ, तो छोटे से एरिया पे जो छोटा सा एरिया है वो लिखूंगा मैं, ठीक है। अब जो लाइट गिरती है उसी की डायरेक्शन में तो फोर्स लगता है, जब प्योर अब्जॉर्प्शन का केस हो, लाइट की डायरेक्शन ये, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इस रिंग पर पूरे पर ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, पूरी पे ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो वो अपन निकाल चुके हैं, ये रहा। अब ऐसे ही मैं सब तरफ रिंग लूंगा तो सब पे हॉरिजॉन्टल आएगा, क्योंकि सब तरफ तो लाइट हॉरिजॉन्टल ही गिर रही थी, तो सब फोर्स की सेम डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो बस इसे मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। अब सारी रिंग लेने के लिए मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा, 0 से 90। भाई इधर के हिस्से में तो लाइट गिरेगी नहीं, स्फीयर के पीछे के हिस्से में, स्फीयर के बैक साइड में तो लाइट गिरी नहीं सकती ना, तो स्फीयर के जितने एरिया पे लाइट गिरेगी वो केवल फ्रंट वाला एरिया, ये इधर फ्रंट वाला एरिया हेमिस्फीयर वाला, इसको पूरा कंसीडर करने के लिए आपको एंगल को 0 से 90 ले जाना है बस। 0 से 90 के एरिया लोगे तो सारा वो एरिया कवर हो जाएगा जिस पे लाइट गिर रही है, तो इसका लिमिट आ जाएगी 0 से 90, और ये डी ए की वैल्यू रख दो और इंटीग्रेट कर लो, बस उसका इंटीग्रेशन तो अब आपको सीखा हुआ है, आपकी तो बाहर से खेले। चलो क्या है, क्लियर है? Yes sir. ओके, अब दूसरा केस आप लोग करके लाना यार, है ना, अब टाइम हो गया क्लास का तो मैं रुक रहा हूं। इसका पूरा रिजल्ट भी निकालना क्या आ रहा है, और सेकंड केस भी करके लाना, ये आपके लिए काम है, आप करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
और अब अगली क्लास में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है, तो उसकी रेट्स वगैरह पूरी करके लाओ, जो आपके डाउट है वो पूछना, और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आइएगा, ठीक है। सर सेकंड कौन सा डेरिवेशन करना है? ये सेकंड केस बेटा, प्योर रिफ्लेक्टिंग केस। अभी तो मैंने प्योर अब्जॉर्प्शन वाला कोर्स किया था ना, यस सर। है ना, रिफ्लेक्शन का आपको करना है अभी। सर होमवर्क क्या है सर?